हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। स्टूडेंट्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स, मैथ, रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स और मेरी प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट्स करना मत भूलना। और गाइज मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी एक पेज क्रिएट किया है अरु ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल के नाम से। सो प्लीज़ आप मेरे पेज को भी फॉलो करो, मेरे पेज को भी लाइक करो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर्स को इशू करने के मेथड कौन से हैं। सो देयर आर फोर मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट है ऑफर फॉर सेल, ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर्स। थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड फोर्थ है प्रोस्पेक्टस मेथड और पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो गाइस स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इन चारों मेथड्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑफर फॉर सेल। व्हेन द इशू ऑफ शेयर्स is done with the help of intermediaries, so it is called offer for sale method. So this is a simple method to issue shares, but this method is used more in England and not in India. So जब issue of shares जो है वो इंटरमीडियरीज की हेल्प से किया जाता है तो उसे ऑफर फॉर सेल मेथड कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बट इस मेथड का जो यूज़ है वो इंग्लैंड में ज़्यादा होता है, इंडिया में नहीं। सो इन दिस मेथड लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस such as issue houses or share brokers etc. acquire the share of the company in large number, and then they are offered for purchase by the public at fixed prices. सो इस मेथड में क्या होता है कि जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इशू हाउसेस है या शेयर ब्रोकर्स है एटसेट्रा, वो कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करते हैं लार्ज नंबर में और उनको ऑफर करते हैं परचेज करने के लिए पब्लिक को फिक्स्ड प्राइस पर। सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड्स एज द कंपनी सेव्स both the time and efforts involved in the issue of its shares. सो इस मेथड की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। सो इस मेथड के थ्रू कंपनी का जो है टाइम और एफर्ट जो है वो बचता है। इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स को इशू करने के लिए जो टाइम और जो एफर्ट ज़्यादा लगता है वो इस मेथड में जो है वो ऐसा नहीं होता। इस मेथड से जो है कंपनी का टाइम भी सेव होता है और कंपनी का एफर्ट भी जो है वो कम कम लगता है। So in this way, when the shares are issued with the help of intermediaries, so it is called offer for sale method. So जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज, मध्यस्थों की सहायता से, सो उसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल मेथड। तो सेकंड है ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर्स। ऑफर बाय सर्कुलर to the shareholders is used only in case where additional share capital is to be issued। जब भी कंपनी एडिशनल शेयर कैपिटल को इशू करती है सो उसी केस में जो है कंपनी ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो शेयर इशू करती है शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है वो सर्कुलर के थ्रू करती है। सर्कुलर मीन्स परिपत्र के द्वारा जो शेयर्स इशू होंगे वो शेयर होल्डर्स को वो सर्कुलर के थ्रू होंगे। So by this method, the issue of share can be done only by existing company, means old company, not by the new company। So इस मेथड में क्या होता है कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि ओल्ड कंपनी ही करती है शेयर्स को इशू। न्यू कंपनी शेयर्स को इशू नहीं करती इस मेथड में। फॉर इशू फर्स्ट ऑफ ऑल
Offer is sent to the existing shareholders for purchase of shares through circular. सो इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफर सेंड किया जाता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पहले से विद्यमान हैं, जो पहले से ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर सेंड की जाती है शेयर्स को परचेज करने के लिए सर्कुलर के थ्रू यानी परिपत्र के थ्रू. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट, while issuing additional new share capital, first of all an offer should be made to the existing shareholders to purchase new shares in proportion to their shares. So कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंपनी एक एडिशनल कैपिटल को इशू करेगी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफर सेंड किया जाएगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है ऑफर सेंड किया जाएगा नए शेयर को परचेज करने के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर, इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स, उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन में, उनके शेयरों के अनुपात में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं उनकी प्रोपोर्शन में ही उनको न्यू शेयर्स जो है परचेज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर सेंड किया जाएगा. So if the existing shareholder do not purchase those shares using this offer, then these shares can be sold to anyone. अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हैं वो न्यू शेयर्स को परचेज नहीं करते हैं और इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो कंपनी जो है शेयर को किसी भी पर्सन को बेच सकती है. सो आई होप आपको ये सेकंड मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट. Many times the shareholders of a public company are satisfied that they will be able to issue the company's capital through private sources and relationship. So कई बार ये देखा गया है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक पब्लिक कंपनी के, वो सेटिस्फाई होते हैं इस बात से कि कंपनी एबल है शेयर्स को इशू करने के लिए प्राइवेट सोर्सेज और रिलेशनशिप के थ्रू. सो इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में द कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट मनी इन देयर शेयर कैपिटल. सो कंपनी ऐसी स्थिति में जो है वो एक जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी उसकी शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. सो बट इंस्टेड यूजेस द डायरेक्टर्स, फ्रेंड्स, relatives, shareholders of the respective company, non-resident Indian financial institution like LIC, UTI, ICI, etc. फॉर द इशू ऑफ शेयर्स. सो कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, शेयर होल्डर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनी जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि LIC है, UTI है, ICI है, एटसेट्रा, इन सबको जो है शेयर्स इशू करेगी, एक जनरल पब्लिक को शेयर्स को इशू नहीं करेगी. सो दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव देन द अदर मेथड्स. सो ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड है ये लेस एक्सपेंसिव है और मेथड के मुकाबले. सो द फ्रेश इशू इज हैंडेड ओवर टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इस मेथड में क्या होता है कि जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, जो न्यू शेयर हम इशू करते हैं, वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, फॉर विच परमिशन इज टू बी इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. और जिसकी परमिशन जो है हैंडेड ओवर के लिए, वो जो परमिशन है वो स्टॉक एक्सचेंज से ले ली जाती है. इन्वेस्टर estimate the correctness of an issue from the goodwill of the institution through which the issue of share is to be made. So जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इशू ऑफ शेयर की जो करेक्टनेस है उसका पता वो फर्म की यानी कि कंपनी की गुडविल के थ्रू लगाते हैं, विच द इशू ऑफ शेयर इज टू बी मेड, जिसके द्वारा शेयर्स को इशू किया गया है, जिस कंपनी के द्वारा शेयर को इशू किया गया है. सो दिस मेथड इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन इंडिया. सो ये जो मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड, ये इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एंड मैनी कंपनीज हैव यूज्ड इट सक्सेसफुली. और बहुत सारी जो कंपनी है इस मेथड को सक्सेसफुली जो है यूज़ भी कर चुकी है. सो इन दिस मेथड देर इज़ नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस.
तो इस मेथड में, प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड में, हमको कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होती। इंस्टेड अ सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट, इसके बजाय जो है सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि स्थानापन्न विवरण हम इसे हिंदी में कहते हैं, उसको इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस के बजाय इस डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है। सो इन दिस मेथड देयर इज नो नीड टू अंडरराइट द इशू ऑफ शेयर्स। इस मेथड में इशू ऑफ शेयर्स को अंडरराइट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऑल द शेयर्स आर ऑलरेडी टेकन बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्योंकि जो सारे इशू ऑफ शेयर्स को अंडरराइट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो सारे शेयर्स हैं वो ऑलरेडी ही जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके थ्रू लिए जा चुके हैं। सो इन प्राइवेट प्लेसमेंट और अलॉटमेंट मेथड, institutional investors act like issue houses। सो इस मेथड में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इशू हाउसेस की तरह वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं। सो उनके पास दे हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट मनी इन द शेयर दे सेल। उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है इंडिविजुअल की और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए जो है तैयार है। सो दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द इशुएंस चार्जेस। सो इस मेथड के थ्रू शेयर्स को इशू करने में जो चार्जेस लगते हैं वो इस मेथड में जो है उससे कमी आती है। सो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि शेयर्स को इशू करने के लिए जो भी एक कंपनी को एक्सपेंस खर्च करना पड़ता है वो इस मेथड में जो है वो इस मेथड में शेयर्स को इशू करने के जो चार्जेस हैं वो कम, उनमें कमी आ जाती है। ये इस मेथड का एक एडवांटेज है। सो सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ दिस मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आर एज फॉलोज। सो इस मेथड के कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं। फर्स्ट है, बाय दिस मेथड द इशू ऑफ शेयर इज डन वेरी लेस टाइम और लेस कॉस्ट। सो इस मेथड के थ्रू जो है वो इशू ऑफ शेयर्स जो है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम कॉस्ट पर हम कर सकते हैं। मैनी एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग लीगल एंड अदर फॉर्मेलिटीज आर एलिमिनेटेड। और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो लीगल हो या कोई और अदर फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारे एक्सपेंस जो है एलिमिनेट हो जाते हैं इस मेथड के थ्रू। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन सच इशूज विच आर इशूड बाय दिस मेथड। जो कंपनी इस मेथड के थ्रू अपने शेयर्स को इशू करती है उनमें जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करना जो है प्रेफर करते हैं। थ्रू दिस मेथड इट इज़ ईजी टू अरेंज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और इस मेथड के थ्रू जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज जो है इजीली किया जा सकता है। सो देर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस इन दिस मेथड। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस मेथड में जो है कंपनी को प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। कंपनी जो है वो स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। सो आई होप आपको ये थर्ड मेथड जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड इन द वर्ल्ड फॉर इशूइंग शेयर इन कैश। जब भी हम शेयर्स को इशू करेंगे कैश में तो इस मेथड का जो है यूज़ किया जाएगा। और ये जो मेथड है ये पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो इस मेथड को हम प्रोस्पेक्टस मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस मेथड द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सो इस मेथड में कंपनी के द्वारा जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है फॉर इशू ऑफ शेयर्स। सो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू इशू shares to the public in this method the company completes the following process। सो कंपनी की रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है। सो इस मेथड में जो कंपनी जो जो प्रोसेस कंप्लीट करती है वो हमारे सामने यहाँ दी हुई है। सो फर्स्ट है टू इशू प्रोस्पेक्टस, टू रिसीव एप्लीकेशन, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड टू मेक कॉल्स। सो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को अब जो है यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है to issue prospectus. So issues a statement
for the purpose of giving information about the company to the public and inviting them to buy shares of the company. सो प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका पर्पस है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। किससे देना? पब्लिक को। एंड इनवाइटिंग देम टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, और पब्लिक को जो है इनवाइट करना कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करे, सो दैट द कंपनी कैन कलेक्ट द रिक्वायर्ड कैपिटल, जिससे है कंपनी, और इसके थ्रू कंपनी जो है अपनी रिक्वायर्ड कैपिटल को जो है कलेक्ट कर सकती है। सो डिटेल्स, सो इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी हुई होती हैं वो हम अब देख लेते हैं। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर्स, कंपनी के जो संचालक हैं, कंपनी के जो ऑपरेटर हैं उनका नाम और उनका पता, द पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, वो भी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। द रिस्क इन रिलेशन टू द इशू, शेयर्स को इशू करने में जो भी रिस्क है उसके बारे में भी इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटीज एंड रेगुलेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का जो अप्रूवल है वो भी, उसके बारे में भी इस स्टेटमेंट, इस प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ होता है। द ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की क्या ऑथराइज कैपिटल है और क्या इशूड कैपिटल है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में दी हुई होती है। सो नाउ द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए ऑफर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में होती है। द करंट टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स, जो इशू ऑफ शेयर्स की क्या करंट टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बताया हुआ होता है। एंड द डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, और शेयर्स को इशू करने की जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो इसमें दी हुई होती है। द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड द अमाउंट पेबल विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट आर डिस्क्राइब्ड, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो अमाउंट पेबल है और अलॉटमेंट मनी पर जो अमाउंट पेबल है उन सब की डिस्क्रिप्शन इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई होती है। द डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनीज बिजनेस, जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कंपनी के बिजनेस की प्रॉफिलिटी के बारे में बताया हुआ होता है। एंड द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग द पब्लिक टू अप्लाई, इसका कंपनी की प्रॉफिलिटी के बारे में प्रोस्पेक्टस में इसलिए दिया हुआ होता है ताकि पब्लिक जो है वो कंपनी की तरफ आकर्षित हो सके और शेयर्स के लिए अप्लाई कर सके। सो इफ कंपनी विद अ शेयर कैपिटल, एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करती है तो इट हैज़ टू सबमिट अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार, तो ऐसी कंपनी को जो है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार में डिपॉजिट सबमिट करवाना पड़ेगा। सो ये है इस प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टू रिसीव एप्लीकेशन, आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद द पब्लिक स्टार्ट सेंडिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंपनी अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, पब्लिक जो है वो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेगी कंपनी को विथ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी के साथ, तो एप्लीकेशन मनी के साथ जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेगी पब्लिक कंपनी को। द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर इज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और जो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन है पर शेयर वो एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी जानकारी उसको मेंशन किया हुआ होता है। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ सेबी, पर सेबी की जो नई गाइडलाइंस के अनुसार द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर, पर सेबी की जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन मनी है वो
वो इशू प्राइस ऑफ द शेयर, जो शेयर का जो प्राइस है, इशू ऑफ शेयर का जो प्राइस है उससे 25% लेस देन नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। जो शेयर का जो इशू प्राइस है उसका उससे 25% लेस देन नहीं होना चाहिए, मीन्स कम से कम 25% होना चाहिए इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स का। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन, अगर कंपनी जो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन को रिड्यूस करना चाहती है, सो इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फॉर लेस देन 200 शेयर्स ऑफ ₹10। अगर कंपनी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को रिड्यूस करना चाहती है तो कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 200 शेयर 200 शेयर्स ऑफ ₹10 से लेस देन नहीं होना चाहिए। सो प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर लेस देन ₹2000 इफ शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ₹2000 से कम का नहीं होगा अगर शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रीमियम पर। सो इट इज मैंडेटरी टू डिपॉजिट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इन शेड्यूल्ड बैंक। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो अमाउंट एप्लीकेशन पर कंपनी को रिसीव हुआ है उसको शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है एक कंपनी के लिए। द नेम ऑफ शेड्यूल्ड बैंक इज ऑल्सो मैंशनड इन द प्रोस्पेक्टस, और जो शेड्यूल्ड बैंक का नेम होता है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ होता है। द कंपनी कैन नॉट विड्रॉ दिस अमाउंट फ्रॉम द बैंक, और कंपनी जो है इस अमाउंट को बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकती है बिफोर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक एक कंपनी को बिजनेस की कॉमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक एक कंपनी एप्लीकेशन मनी को बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकती। सो ये था सेकंड पॉइंट, टू रिसीव एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी शेयर्स हमने पब्लिक को दिए हैं और हमको पब्लिक से रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशंस, उनको उनकी स्वीकृति उनको एक्सेप्ट करने से है, मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन से है। So after the last date of receipt of application, the bank sends all the applications to the company. After the last date of receipt of applications की लास्ट डेट के बाद जो बैंक है वो सारी एप्लीकेशंस को कंपनी को जो है वो सेंड कर देगा। द ऑपरेटर्स कैन नॉट अलॉट द शेयर until the company receive minimum subscription amount from the public। जो ऑपरेटर्स हैं कंपनी के वो शेयर्स को तब तक अलॉट नहीं करेंगे जब तक कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो पब्लिक से नहीं मिल जाता। सो स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा, इस वीडियो में आपको ये बात नहीं बताऊंगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू मेक कॉल्स। द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इज नॉट कॉल्ड कॉल। जो अमाउंट पे किया जाता है एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर हम उसे कॉल नहीं कहते, बट द अमाउंट डिमांडेड आफ्टर दैट इज कॉल्ड कॉल। तो जो अमाउंट एक कंपनी डिमांड करती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद, हम उस अमाउंट को कॉल के नाम से जानते हैं। सो देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 कॉल्स। सो जो है मैक्सिमम जो है कंपनी 3 कॉल्स की डिमांड कर सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल। So the entire amount of share can be demanded by the company at the time of application or at the time of application and allotment। So एक कंपनी जो है वो शेयर्स का
एंटायर अमाउंट डिमांड कर सकती है या तो एप्लीकेशन के टाइम या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम। और इफ़ द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर इज़ नॉट आस्क्ड, अगर कंपनी एंटायर अमाउंट शेयर्स के एंटायर अमाउंट को नहीं मांगती है और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन द बैलेंस अमाउंट कैन बी कॉल्ड और बाय द ऑपरेटर्स इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट। अगर कंपनी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर एंटायर अमाउंट नहीं मांगती है, सो कंपनी जो बैलेंस अमाउंट होगा उसको कॉल कर सकती है इंस्टॉलमेंट में, उसको मांग सकती है इंस्टॉलमेंट में, जैसे वन और मोर इंस्टॉलमेंट में जो है कंपनी पैसा मांग सकती है। सो ईच कॉल इज गिवन अ नंबर, और ईच कॉल को हम जो एक नंबर देंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। सो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी फॉलोड वाइल मेकिंग कॉल्स। जब भी हम कॉल्स की डिमांड करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो किया जाएगा। बट इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एब्सेंस में जो है जो भी प्रोविज़न टेबल एफ में दिए हुए होंगे कंपनी के एक्ट में, वो अप्लाई होंगे। सो प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ क्या क्या हैं वो अब हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इफ़ द इशू इज़ अप टू रुपीज़ 250 करोड़, अगर शेयर्स को 250 करोड़ के जो है वो शेयर्स इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, सो कंपनी में कॉल फॉर द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी एप्लीकेशन मनी के साथ जो है वो फुल अमाउंट मांग सकती है, डिमांड कर सकती है। बट इफ़ द इशू इज़ मोर देन 250 करोड़, अगर शेयर्स जो इशू किए जाते हैं 250 करोड़ से ज़्यादा के किए जाते हैं, देन द अमाउंट डिमांडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एंड एट द टाइम ऑफ ईच कॉल शुड एंड एट द टाइम ऑफ ईच कॉल each should not be exceeds exceed 25% of the face value of the shares। बट अगर कंपनी 250 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स को जो है वो इशू करती है, कंपनी 250 करोड़ से 250 करोड़ के ज़्यादा के शेयर्स को अगर इशू करती है, सो कंपनी एप्लीकेशंस के टाइम पर और अलॉटमेंट के टाइम पर और ईच कॉल के टाइम पर जो भी अमाउंट मांगेगी शेयर्स का, शेयर्स पर जो भी अमाउंट मांगेगी, वो जो अमाउंट है शेयर्स की फेस वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड्स 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक, नेक्स्ट है, इफ़ द इशू इज़ लेस देन 500 करोड़, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है 500 करोड़ से कम के, द फुल अमाउंट of share should be called for within 12 months from the date of allotment। अगर कंपनी 500 करोड़ से कम 500 करोड़ से कम का जो है वो निर्गमन करती है, इशू करती है, सो शेयर्स की जो फुल अमाउंट है वो अलॉटमेंट की डेट से 12 मंथ्स के भीतर भीतर जो है डिमांड कर ली जानी चाहिए। और इफ़ इशू इज़ मोर देन 500 करोड़ रुपीज़, अगर जो शेयर इशू किए जाते हैं 500 करोड़ से ज़्यादा के, जो द कॉल कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम। सो तो जो कॉल है वो कभी भी मांगी जा सकती है। सो नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 मंथ टाइम बिटवीन ईच कॉल। जो फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है और थर्ड एंड फाइनल कॉल है, इन सब के बीच में जो है एक एक मंथ का गैप होना चाहिए। The shareholder must give at least 14 days notice to pay the call। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कॉल्स का जो अमाउंट पेड करने के लिए कम से कम 14 डेज का नोटिस जो है उनको जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है, ऑल द शेयर्स ऑफ अ
class should be called equally। जो एक क्लास के सभी शेयर्स पर इक्वली जो है समान रूप से जो है वो याचना यानी कि कॉल की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अ मैक्सिमम ऑफ 3 कॉल्स कैन बी मेड आफ्टर द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो एक कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद जो है मैक्सिमम 3 कॉल्स जो है वो मांग सकती है, जैसे कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। सो गाइस, जब हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तब भी मैं आपको ये सारी बातें समझा दूंगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कॉल, the mode of payment, the address for sending the call amount, and the last date of for sending the call should be clearly mentioned in the notice given to the subscriber for making calls। जो कॉल का अमाउंट है और जो मोड ऑफ पेमेंट है और जो एड्रेस है फॉर सेंडिंग द कॉल अमाउंट और द लास्ट डेट है फॉर सेंडिंग द कॉल शुड बी क्लियर मेंशन, वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए गिवन नोटिस में टू द सब्सक्राइबर फॉर मेकिंग कॉल। जो अंशधारी है, जो शेयर होल्डर्स है, जिसको नोटिस दिया जा रहा है, उस नोटिस में कॉल का अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, एड्रेस फॉर सेंडिंग द कॉल अमाउंट और लास्ट डेट जो है वो कॉल को सेंड करने की, ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। द अकाउंट्स ऑफ कॉल, जो याचना का जो अकाउंटिंग है, जो कॉल्स की जो अकाउंटिंग है, उसके लिए कंपनी एक शेयर कॉल बुक को प्रिपेयर करती है। इफ द अमाउंट ऑफ सम शेयर्स इज नॉट रिसीव्ड ऑन द कॉल्स, अगर कुछ शेयर्स पर जो है कंपनी को पैसा रिसीव नहीं होता है, देन दे आर कॉल्ड कॉल इन एरियर, तो हम उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। और विच इज डिडक्ट फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और उसको कंपनी की लायबिलिटी साइड में जो है कॉल्ड अप कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। सो अ कंपनी इशूज इट्स शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर कैश। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है इशू कर सकती है अपने शेयर्स कैश के बदले में। सो गाइस, ये था आज का वीडियो, ये था आज का लेक्चर। आज के हमने इस लेक्चर में ये जाना कि मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जो हमने पढ़े यार। ऑफर फॉर सेल, ऑफर बाय सर्कुलर टू शेयर होल्डर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, प्रोस्पेक्टस मेथड और पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स करना मत भूलना। एंड स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा ट्यूशन लगाना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए जो नंबर पे कॉल कर सकता है। मैं बच्चों को उनके घर पे जाकर भी पढ़ाता हूँ मंडी हिमाचल प्रदेश में, और ऑनलाइन भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं अपना एक बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ 1 फरवरी 2022 से। सो प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को नीड है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर्स को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।